पहाड़ की खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में बने उत्तराखंड निवास का उद्घाटन आज होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों उत्तराखंड निवास का आज ये उद्घाटन होगा। ये दिल्ली में बना है, दिल्ली के चाणक्यपुरी में बनकर तैयार हो चुका है उत्तराखंड निवास। तस्वीरें आपके सामने, उद्घाटन आज इसका हो जाएगा। इस दौरान राज्य के सभी सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। उद्घाटन में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव समेत कई अफसर दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी के बंटवारे से पहले कभी उत्तर प्रदेश निवास के नाम से पहचान रखने वाला ये भवन अब उत्तराखंड निवास बन चुका है। बहुमंजिला इमारत दिल्ली में बनकर तैयार हो गई है और इसको बनाने में उत्तराखंड की शैली का विशेष ध्यान रखा गया, यानी कि पहाड़ी शैली में ये पूरा भवन निर्मित किया गया है। 7 मंजिला इमारत है जिसमें 51 कमरे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस भवन का लोकार्पण करेंगे। जैसे ही आप इस भवन में एंट्री करेंगे, आपको दीवार पर यह स्टोन से बनी आकृति दिखेगी जो कि 4 धाम को दर्शाती है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धामों को इस स्टोन की जो पेंटिंग है इसमें दर्शाया गया है। इसके साथ ही जैसे ही आप इस भवन के कोने कोने में जाएंगे, कमरों में जाएंगे, आपको उत्तराखंड की शैली और संस्कृति की झलक दिखती नजर आएगी। और इस भवन में सीएम के साथ साथ गवर्नर का ऑफिस भी होगा। ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हाईटेक सुविधाओं से लैस ये भवन दिल्ली में बनकर अब तैयार हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और ये बढ़ते आए, आपको आगे बताते हैं। बढ़ते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के भी दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम धामी 2:30 पर उत्तरकाशी पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी काशी विश्वनाथ और शक्ति मंदिर भी जाएंगे, जहां पूजा पाठ किया जाएगा। बलबीर परमार और जानकारी देंगे, हमारे साथ लाइव मौजूद है इस खबर पर। बलबीर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में उत्तराखंड विकास भवन का तो उद्घाटन करेंगे ही, साथ ही उत्तरकाशी के दौरे पर भी रहने वाले हैं। बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तरकाशी के दौरे से जुड़ी बताएं। बिल्कुल, आज लगभग 2:30 पर जो जुशाड़ा हेलीपैड है वहां पे सीएम पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधे जो जिला कलेक्ट्रेट का जो सभागार है वहां पे जो जनपद के अधिकारी है उनसे जो जिला जनपद में जो योजनाएं चलाई जा रही है उस पे वार्ता करेंगे, समीक्षा करेंगे और किस पोजीशन में है, क्या कुछ आगे हो सकता है। 4 धाम के मुख्य पड़ाव गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पड़ते हैं और जिस तरह से जाम की व्यवस्था रही, तो पूरी तरह से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट बनाई हुई कि किस तरह से आने वाले सालों में यात्रा रहेगी और किस तरह से जनपद में कार्य होने चाहिए। तो जो जिलाधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे सीएम के सामने। तो कुल मिला के उत्साह है अधिकारियों में भी और भाजपा जो कार्यकर्ता है उनमें भी। इसके बाद जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, शक्ति मंदिर है, वहां पे भी जाने का प्रोग्राम है। तो भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है क्योंकि सीएम का दौरा है और जिस तरह से कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे तो प्रशासन पूरी तरह से 2 दिन से तैयारी में दिख रहा था। अब देखना होगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब यहां पे पहुंचेंगे तो किस तरह से बैठक रहती है। फिलहाल उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में भी हो, अधिकारियों में भी हो और सभी ने अपनी तैयारी पुख्ता की हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तरकाशी में मंगलवार देर रात गेमला जसपुर गांव के पास में एक ट्रक सड़क के नीचे एक मकान की छत पर जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। शव ट्रक की बॉडी के अंदर फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ट्रक को काटकर शव को बाहर निकाला। जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में इस हादसे की वजह गाड़ी का ओवरलोडेड होना बताया गया है। साथ ही जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर रोड पर गड्ढा भी था, जिस वजह से गाड़ी का टायर गड्ढे में गया और फिर बस की कमानी टूट गई। कमानी टूटने से पलटकर खाई में गिर गई बस। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि सड़क पर क्रैश बैरियर भी नहीं था।
जॉइंट कमिश्नर सनत कुमार ने ये रिपोर्ट तैयार की है। अल्मोड़ा के मरजुला में हुए सड़क हादसे की वजह से ओवरलोडिंग और जो स्पीड इसको वजह बताया गया है, इसमें कई परिवार तबाह हुए हैं। ब्लैक स्पॉट और डेंजर जोन भी इसके पीछे की बड़ी वजह बताई गई है। लेकिन सवाल उस पुलिस और प्रशासन पर है जो कि हमेशा हादसों के बाद तो रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन उसे लागू कर नहीं पाते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का सड़क हादसों के साथ पुराना नाता रहा है। हर दिन सड़क हादसों में औसतन 2 से 3 लोग प्रदेश में अपनी जान गंवाते हैं। आलम यह है कि बीते 3 सालों में उत्तराखंड में 3800 से ज्यादा सड़क हादसों में 2700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड ओवरलोडिंग बनी है। मरचूला हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है, लेकिन कई चौकी और बैरियर से गुजरने के बाद भी बस को किसी ने भी नहीं रोका। लिहाजा बड़ा सवाल पुलिस या तंत्र पर भी खड़ा हो रहा है। अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें स्टीयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। सर गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया, वो आवाज आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। राज्य में करीब 178 ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, तो 600 से ज्यादा डेंजर जोन हैं जो कि हर वक्त हादसे को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मामला सिर्फ रिपोर्ट से आगे बढ़ नहीं पाता। हर हादसे के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन उस पर अमल शायद ही कभी होता है। पूरा तंत्र और पूरा विभाग इसमें जिम्मेदार है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए, विभाग को गंभीर होना चाहिए, उसको संवेदनशील होना चाहिए और सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। परिवहन विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी सफर को सुरक्षित बनाना है और त्योहारों के मौसम में यही जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मरचूला हादसे ने पुलिस और परिवहन विभाग के दावों की पोल खोल दी है और इन्हीं 2 विभागों पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से सदिन बर्तवाल और अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे में अपने माता पिता को खोने वाली रामनगर की नाबालिग शिवानी की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी है। बस हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक मुख्य सेवक और परिवार के सदस्य के रूप में मैं इस पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। साथ ही सीएम धामी ने इनकी ऑफिस की तरफ से भी ये घोषणा की गई है और एक्स पर लिखा गया है कि कुछ लोगों ने हेली सेवा का फायदा घायलों को नहीं पहुंचाने की अफवाह फैलाई थी, जो कि सरासर गलत है। हेली सेवा से घायलों को पूरी मदद दी गई है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील मुख्यमंत्री धामी करते हैं। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे के बाद घायलों का इलाज प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में जारी है। घायलों का रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और ऋषिकेश के अस्पतालों में इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल हुए 9 यात्रियों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन घायलों में से एक घायल को मंगलवार के दिन हेली एम्बुलेंस सर्विस के जरिए हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है इनका। खराब मौसम के चलते 3 घायलों को ऋषिकेश एम्स में नहीं भेजा जा सका। हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं, उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, तो उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ने शुरू की है वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने
ऋषिकेश एम पहुंचकर मरचुला बस हादसे के घायलों से मुलाकात की है। उनका हालचाल जाना है। रामनगर के अस्पताल में 3 घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स लाया गया है। आज एक और घायल को हल्द्वानी से एम्स लाया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह मरचुला के पास बस गहरी खाई में गिर गई थी। 36 यात्रियों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए। इनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में इस समय जारी है। जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। तो इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। सोमवार को हुए भीषण बस हादसे में 36 लोगों की मौत पर कथित तौर पर खुशी जाहिर करने की शिकायत को लेकर पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रवासियों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। धुमाकोट पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक रामनगर के रहने वाले मोहम्मद आमिर नाम के व्यक्ति ने अपनी फेसबुक स्टेटस पर दुर्घटनाग्रस्त बस की फोटो के साथ हैप्पी दिवाली का स्टिकर लगाया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया, रामनगर और पौड़ी गढ़वाल में स्थानीय लोगों ने इस पर रोष व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर कारोबारी है, जो कि रामनगर और आसपास के इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में एक बार फिर से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मनमानी और रोडवेज के मिसमैनेजमेंट को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोगों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक परिवहन निगम रोडवेज का गठन किया गया था। लेकिन उत्तराखंड रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहा है और प्राइवेट बस ऑपरेटर उसकी जगह ले रहे हैं। हालात ये है कि पहाड़ों में जहां सबसे ज्यादा रोडवेज की बस सेवाओं की जरूरत है, वहां सबसे कम बसें संचालित हो रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों में 198 रूटों पर रोडवेज की बसें संचालित हो रही हैं, जबकि यहां अभी भी 229 अन्य रूट्स पर बस सेवाओं की कई सालों से डिमांड हो रही है। उत्तराखंड परिवहन को पर्याप्त बसें नहीं दी जाएंगी सरकार की ओर से, तब तक इन दुर्घटनाओं को आप कम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो चालक हैं वो बड़े अच्छी ट्रेनिंग लेके, और विभाग के अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया जाता है। प्राइवेट की स्थिति अलग है, और हमारी गाड़ियों का एक अपना मानक है। अब हालात की इंतहा समझिए। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में ना तो रोडवेज का डिपो है और ना ही कोई बस अड्डा। रोडवेज के पास 1363 बसों का बेड़ा जरूर है, लेकिन पहाड़ के रूट पर इनमें से सिर्फ 361 बसें ही चल रही हैं। इसके लिए बड़ी आबादी जान जोखिम में डालकर प्राइवेट बसों में यात्रा करने को मजबूर है। लेकिन आज भी 4 जिले ऐसे हैं जहां परिवहन निगम के डिपो ही नहीं बन पाए हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी जिले, यहाँ पे आज तक हम बस स्टेशनों की स्थापना नहीं कर पाए। वहां की जनता को हम परिवहन निगम के माध्यम से जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ भी नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे अगर परिवहन निगम के बस अड्डे बनते, नई बसें इनको मिलती, तो जरूर हमारी पहाड़ की जनता को भी इसका लाभ होता। अब इस पूरे हालात के पीछे रोडवेज का मिसमैनेजमेंट है। 2 साल से रोडवेज ने 130 बसों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 2024 में जाकर काम हो पाया। अभी भी इनमें से 40 बसें ही सड़कों पर उतर पाई हैं। पिछले 8 महीने से 175 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी शासन में धूल फांक रहा है। लिहाजा बसों के इस भारी अभाव को प्राइवेट बस ऑपरेटर पूरा कर रहे हैं, जो कि मनमाना किराया तो वसूल ही रहे हैं, साथ ही लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पहाड़ के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की फाइनली शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार की एयरलाइन कंपनी
अलायंस एयर 7 नवंबर से दिल्ली से पिथौरागढ़ की फ्लाइट शुरू करने जा रही है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से पिथौरागढ़ का किराया सिर्फ 2500 रुपये रखा गया है। हफ्ते में 3 दिन अलायंस एयर की ये फ्लाइट दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए चलेगी और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच में उड़ान होगी। इसमें सुबह 9:20 पर दिल्ली से फ्लाइट जाएगी, तो वहीं फ्लाइट सुबह 11:15 बजे पिथौरागढ़ से वापस दिल्ली आएगी। पूरा सफ़र सिर्फ 1.25 घंटे में होगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के बीच में ये फ्लाइट चलेगी। इसके लिए अलायंस एयर की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे, रामनगर की खबर जारी है, जहां पर बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हुई। पहले अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और जहां उसकी मौत हो गई। 6 महिलाएं जंगल में लकड़ी काटने गई थी। इस दौरान एक महिला पर बाघ ने अटैक कर दिया, उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। इसके बाद कॉर्बेट प्रशासन को सूचना दी गई। कॉर्बेट की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने सर्च अभियान चलाया और झाड़ियों से महिला का शव बरामद किया। साथ में लकड़ी बनाई और इससे में थोड़ी झाड़ी में वो अपने सिर में रखने के लिए काटने गई होगी, उसे शेर ने पकड़ा ले गया शेर। अब ये बेचारे हल्ला करते हुए 6 लोग जो 5 लोग बचे, ये हल्ला करा इन्होंने, वो कहाँ पहुँचा दिया। अब इतने में ये घर आए। अब सब लोगों को इकट्ठा करो तो फिर हमें ढूंढने गए, हल्ला बुल्ला करके बहुत दूर फिर तो खींची ले गया उधर को। 4-5 महिलाएं जंगल में घास काटने गई और उनमें से एक में बाघ ने हमला किया और बाकी वहां से भाग निकले और इसमें उस महिला की मृत्यु हो गई है। अनुरोध करना चाहूंगा कि ये घटना जो हुई है जाड़े के समय बढ़ जाती है, एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है, तो बिना वजह आप फॉरेस्ट में ना चलो। हरिद्वार में साध्वी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले फर्जी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अशोक कुमार ने महिला साध्वी के कनखल के आश्रम को हड़पने और ट्रस्ट को अध्यक्ष बनाने को लेकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और फिर संबंध बनाए। आरोपी ने महिला साध्वी की अश्लील वीडियो भी बना ली और फिर वीडियो के दम पर ही उसे डराकर धमकाकर मनमानी करने लगा। लेकिन जब महिला साध्वी ने आरोपी अशोक कुमार से मिलना बंद कर दिया तो उसने पहले से बनाई हुई अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करती है। मामला ये है कि जो हमारा अभियुक्त है वो साध्वी से कांटेक्ट में आया 2021 में। एक आश्रम की एक भंडारण के आयोजन में ये लोग संपर्क में आए थे और उसके बाद उसने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बना दी थी और उन्हीं वीडियोस को दिखाकर वो साध्वी को डराता धमकाता था और शोषण करता था। कुमाऊं विश्वविद्यालय की 9 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षा खटाई में पड़ने जा रही है। दीपावली के बाद खुले कॉलेजेस के छात्र संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो परीक्षा भी नहीं होगी। छात्रों ने कहा है कि अभी तक किसी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, ना ही कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है। छात्रों ने कहा है कि उन्होंने मांग की है कि पहले छात्र संघ चुनाव हो और फिर उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम तय किए जाएं। आपको बता देते हैं कि कुमाऊं कम विश्वविद्यालय में छात्र नेता चुनावों को लेकर आंदोलन पर हैं और अब परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कि जहाँ चुनाव हमारे आगे होते तो उसके बाद हमारे पेपर होंगे, ये जहाँ तक बात हुई है। अगर छात्र चुनाव नहीं होंगे तो पेपर का विरोध रहेगा? पेपर का विरोध हमारा जरूर रहेगा क्योंकि बच्चों को टाइम पूरा मिलना चाहिए पढ़ने का। हम तो ये चाहें जब तक उनके भी आपको बताना चाहूँ कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 9 तारीख से जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट से जो एकेडमिक कैलेंडर बना हुआ है उसमें 9 तारीख फिक्स्ड है, यानी कि 9 तारीख से प्रत्येक यूनिवर्सिटी को अपने एग्जाम करवाने। लेकिन बच्चों का यहाँ पे छात्र संघ आंदोलन की वजह से उनके कई ग्रीवांसेस हमारे पास आई हैं और इस संदर्भ में वाइस चांसलर साहब से भी डिस्कशन हुआ तो मुझे ये आदेश हुआ कि मैं गवर्नमेंट को एक लेटर लिखूं, उसमें ये निवेदन करूं कि 9 तारीख की डेट जो है पोस्टपोन की जाए। इस बार सर्दियों का एहसास आपको देरी से हो सकता है। इस पर आपको जानकारी देते हैं कि पोस्ट मॉनसून काल में कम बारिश का होना सर्दी का देरी से आना वजह माना जा रहा है। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है पोस्ट मॉनसून काल कहा जाता है इसे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक
विक्रम चौहान का कहना है कि अक्टूबर में इस बार 91% कम बारिश हुई है। अक्टूबर में आमतौर पर 31 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार मात्र 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और नवंबर में आमतौर पर सबसे कम बारिश होती है। फिलहाल इस हफ्ते भी बारिश का कोई आसार नहीं दिखता है, जिसके चलते अक्टूबर में भी तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ज़्यादा रहा है। तो नवंबर में भी सुबह शाम अगर छोड़ दिया जाए तो तापमान में इसी तरह से बने रहने के आसार हैं। आगे फिर दिख नहीं रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूं कल के बाद तो करीब वीक भर और 10 डेज जो है कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही। पिछले मंथ में भी देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट वो ड्राई गया है। करीब 3 mm के आसपास हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल हमको 31 mm के आसपास अक्टूबर में रेनफॉल मिलनी चाहिए। तो एज ऑन डेट तक भी जो है, जो अगर देखें इस सीजन का जो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का पीरियड है, जिसको कि पोस्ट मानसून सीजन हम बोलते हैं, तो इसमें अभी तक जो डेफिशिएंसी है वो -91% है रेनफॉल की। तो जब आपकी रेनफॉल कम मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो तापमान है वो ज्यादा रहने वाले हैं। जोशीमठ के लोगों को पानी की समस्या से बड़ी निजात मिलने जा रही है। 18 करोड़ की लागत से पेयजल योजना का निर्माण हो रहा है। दिल्ली शेरा से जोशीमठ नगर तक जल निगम पेयजल योजना का निर्माण कर रही है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 2025 में इस परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। इससे जोशीमठ नगर की 25 से 30 हजार की आबादी के साथ साथ भारतीय सेना और यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। जोशीमठ बूंदसाब वाले इलाकों में भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि कई पाइपलाइन अभी से लीकेज है, जिन्हें जल्द ठीक किया जाना चाहिए। लोगों ने अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के बदले ओपन पाइपलाइन बिछाने की मांग की है। एनटीपीसी ने CSR के माध्यम से 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, जिसमें पेयजल निगम इस पेयजल योजना को बना रहा है। और मैं समझता हूँ इस योजना के पूर्ण होते ही जोशीमठ में और चार धाम में आने वाले यात्रियों को एक अच्छी सुविधा प्रदान होगी और जो पेयजल की किल्लत वहाँ साल दर साल देखने को मिलती है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। भी दिखा दिया कि भाई ये 3 इंच की लाइन जगह जगह पूरी जगह यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये लीकेज है। हम आज से नहीं, कम से कम 2016 से हम ये परेशान है इस पानी से। अब हमें जब ये लाइन खुदी तो तब हमें पता चला कि ये पानी की लाइन ये लीकेज हो चुकी है। इससे हमें पता चला कि हमारे मकान बैठने का जो कारण है यही पानी है। और ये अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और सार्वजनिक जगहों पर नशा कर रहे लोगों को पकड़ा है। रुड़की में पीर बाबा कॉलेज के पास में टूटे पुल के निरीक्षण के लिए आज देहरादून से इंजीनियर राकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम पहुंची। कोटद्वार में पुलिस ने गुंडा एक्ट में तड़ीपार किए गए अपराधियों को जिला बदर किया। हरिद्वार के लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने लोगों की सुविधाओं का और समस्याओं का समाधान दिया। हरिद्वार के पिरान कलियर में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पर्चियां और कैश बरामद हुआ। नैनीताल में बलिया नाले के निर्माण कार्य का भूवैज्ञानिकों की टीम ने मौका मुआयना किया। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चिंतन किया गया है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। अल्मोड़ा बीजेपी ऑफिस में कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बहादुराबाद में राशन डीलरों के संगठन फेयर प्राइजेस शॉप के डीलर फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की और अल्मोड़ा के मल्ला महल में 5 दिवसीय गोलू महोत्सव का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ विधायक मनोज तिवारी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की।